वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान ने तुर्क-तल्ब से वादा किया था कि तुम्हारे सिपाहियों को मैं वापस लाऊंगा, इसलिए मैरी को मेरे हवाले कर दो, और तुर्गत रजामंद हो गया था। फिर वो मैरी को लेकर कबीले से रवाना हो गए थे। इस किस्त के आगाज़ में हरमन काया किले का मंजर सामने आता है। तुर्क-तल्ब के सिपाही एक कैदखाने में मौजूद थे, लेकिन उन सब की दो दो उंगलियाँ काट दी गई थीं और एक सिपाही की उंगलियाँ काटी जा रही थीं। गवर्नर कोसिस अपने कमांडर को कह रहा था, शहादत की उंगली और अंगूठा, अब ये हाथ दोबारा ना ही तलवार थाम पाएंगे और ना ही तीर कमान। कमांडर कहता है, लेकिन मैरी उनके पास है, जब वो सिपाहियों को इस हाल में देखेंगे तो क्या होगा। कोसिस कहता है, जाहिर है उस्मान इन्हें वापस ले जाना चाहेगा, लेकिन तुर्गत को अपने सिपाही वापस चाहिए और हम उसकी पेशकश रद्द नहीं करेंगे। हम उसके सिपाही वापस कर देंगे, लेकिन थोड़े नुकसान के साथ, बस इतना ही। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, हुजूर उस्मान का सिपाही बुरान आया है, आपकी बहन उसके साथ है। कोसिस कहता है, आने दो उसे। दूसरी जानब काई कबीले में अंद्रयास कह रहा था, अब हम क्या करेंगे पादरी हजरत। ग्रेगोर कहता है, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे, हमें गवर्नर उगातोस को खबर पहुंचाने के लिए कोई रास्ता तलाश करना होगा, उसकी मदद के बगैर हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। इसके बाद ग्रेगोर अपने बाजू से कमीज हटाता है और कहता है, हम जिंदा रहेंगे अंद्रयास, हम अमानत की हिफाजत के लिए जिंदा रहेंगे और उस्मान की कैद से आज़ाद हो जाएंगे। दूसरी जानब मैरी को गवर्नर कोसिस के पास पहुंचा दिया गया था। वो दोनों गले मिलते हैं। फिर कोसिस कहता है, मेरी बहन को यहाँ सही सलामत पहुँचाने के लिए मैं उस्मान साहब का एहसानमंद हूँ। बुरहान कहता है, आपका शुक्रिया, अब आप हमें तुर्क-तल्ब के सिपाही सही सलामत वापस कर दें। कोसिस अपने कमांडर को कहता है, फ़ौरन तुर्क सिपाहियों को छोड़ दो। कुछ देर बाद तुर्क-तल्ब के सिपाहियों को वहाँ लाया जाता है। उन सब के हाथों पर पट्टियाँ बंधी हुई थीं। यह देखकर उस्मान के सिपाही बहुत परेशान हो जाते हैं। कोख्तोग और जरगुताई अपनी तलवारें निकालने लगते हैं तो बुरहान उन्हें रोक लेता है और कहता है, पुरसकून हो जाओ। फिर बुरहान गवर्नर को कहता है, इनका क्या हाल बना दिया है कोसिस। कोसिस कहता है, इन्होंने अपने हाथों से जितने तीर चलाए मेरे उतने ही सिपाही मारे गए और मैंने उसके बदले में सिर्फ इनकी दो उंगलियां काटी हैं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते बुरहान। बुरहान आगे से कोई जवाब नहीं देता। फिर कोसिस कहता है, उस्मान साहब को मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना। चलो मैरी, यह कहकर वो एक तरफ चला जाता है। दूसरी जानब काई कबीले में सलजान कह रही थी, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारी नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए एक बेटा अता किया। अल्लाह तुम्हें मजीद औलाद अता करेगा इंशाअल्लाह। मलहुन कहती है, इंशाअल्लाह सलजान अम्मा, लेकिन मैं एक चीज़ के बारे में मुतजस्सिस हूँ। आप एक तजर्बाकार खातून हैं। जब मैं उम्मीद से थी तो हमेशा सोचा करती थी कि मेरे यहाँ लड़का होगा या लड़की। सलजान कहती है, पुराने वक्तों में बुजुर्ग खवातीन कहा करती थीं कि अगर तुम्हारा पेट ऊपर की तरफ बड़ा हो तो बेटी होगी और अगर नीचे की तरफ हो तो बेटा होगा, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। यह भी कहा जाता है कि अगर तुम्हारा मीठा खाने को दिल करे तो लड़का होगा और अगर खट्टी चीज़ें खाने को दिल करे तो लड़की होगी। इतने में बाला खातून भी वहाँ आ जाती है तो मलहुन कहती है, खुश आमदीद बाला खातून, खैर है आप कहाँ से आ रही हैं। बाला कहती है, आपका शुक्रिया मलहुन खातून, मैं अपने बाबा से मिलने गई थी। फिर सलजान वहाँ से चली जाती है तो मलहुन बाला से पूछती है, क्या आप उम्मीद से हैं। यह सुनकर बाला चौंक जाती है और कहती है, क्या। फिर वो उसे एक तरफ लेकर जाती है और पूछती है, आपको कैसे पता चला। मलहुन कहती है, तो मतलब ये सच है, मैंने एक ख्वाब देखा था, मेरे हाथों में एक छोटा सा बच्चा था, क्या मेरा ख्वाब सच्चा है। बाला हाँ में सारी ला देती है। फिर मलहुन कहती है, वो खैर से आएगा इंशाअल्लाह, ये अल्लाह का एक मौजज़ा है, वो ओरहान का साथी बनेगा इंशाअल्लाह। बाला कहती है, इंशाअल्लाह। फिर मलहुन कहती है, अगर आपको भूख लगी है तो मैं खाने के लिए कुछ तैयार कर देती हूँ। जब मैं उम्मीद से थी तो मेरा मीठा खाने को दिल करता था, आप क्या खाना चाहती हैं, मीठा या खट्टा। बाला कहती है, शुक्रिया मलहुन खातून, अभी मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं है और ये राज हम दोनों के दरमियान रहना चाहिए मलहुन खातून, मैं पहले इस बात का यकीन करना चाहती हूँ। मलहुन कहती है, मैं जानती हूँ बाला खातून, आप बेफिक्र रहें, यह बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी। दूसरी जानब उस्मान के सिपाही तुर्क-तल्ब के सिपाहियों को लेकर वापस आ रहे थे कि इतने में उन पर हमला हो जाता है। इस तरह तुर्क-तल्ब के तमाम सिपाही मारे जाते हैं और फिर हमलावर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। एक नामालूम शख्स अस्तबल में पहुंचता है और उस्मान के घोड़े काराइल के पास पहुंच जाता है। फिर वो घोड़े की तरफ एक जहर फूंक देता है। इसके बाद बलाजे किले का मंजर सामने आता है। अंदर गवर्नर उगातोस अपने कमांडर को एक लिबास पहना देता है और फिर कहता है, यह ठीक नहीं लग रहा।
یہ کہہ کر وہ اسے خنجر سے زخمی کر دیتا ہے اور پھر ایک سوئی میں دھاگا ڈال کر اس کا زخم سینے لگتا ہے۔ اس دوران وہ کہتا ہے آئندہ جو بھی کام تمہیں دیا جائے گا اسے مکمل کیے بغیر خالی مت آنا تھیودر۔ تمہاری ناکامی کی وجہ سے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ پادری گریگور کہاں ہیں۔ دوسری جانب کائی کی بلے میں ملعون خاتون عثمان کو کہتی ہے بالا خاتون امید سے ہیں، اورحان کا بھائی آنے والا ہے۔ عثمان کہتا ہے شکریہ، یہ معجزہ ہے الحمدللہ، اللہ نے بالا کی دعائیں سن لیں، صبر کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ پھر عثمان کہتا ہے یہاں آؤ، میں تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ملعون خاتون عثمان کے پاس بیٹھ جاتی ہے تو عثمان کہتا ہے آپ ہمارے قبیلے کا حصہ بنی، مجھے اورحان کی صورت میں خوشی عطا کی، آپ میری بیوی اور ساتھی ہیں، میرے دل میں ہمیشہ آپ کے لیے جگہ ہے، کبھی بھی اس بارے میں اداس مت ہونا، میں جانتا ہوں آپ یہاں ایک بڑے مقصد کے لیے آئی ہیں، خدائے عظیم آپ کو اور اورحان کو اس قربانی کا صلہ ضرور دے گا۔ ملعون کہتی ہے آپ کا دل بہت صاف اور نرم ہے، آپ میرے درد کی دوا ہیں۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجتا ہے تو عثمان کہتا ہے وہ آ گئے ہیں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ باہر عثمان کے سپاہی ترغت الب کے شہید سپاہیوں کو لے کر قبیلے میں پہنچ گئے تھے۔ عثمان بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے برہان یہ کیا ہے، کس نے کیا یہ؟ برہان کہتا ہے ہم میری کو وہاں چھوڑ کر واپس آ رہے تھے، راستے میں ہم پر حملہ ہو گیا سردار۔ عثمان پوچھتا ہے کس نے ہمت کی یہ، کس نے؟ برہان کہتا ہے وہ روگاتوس کے کتے تھے سردار۔ عثمان غصے میں کہتا ہے کرائل کو لے کر آؤ گوکتگ۔ یہ سن کر گوکتگ استبل کی طرف چل پڑتا ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے ہمیں ان سپاہیوں کو ترغت الب کے پاس لے جانا ہوگا، ہم ان کے جنازے کا انتظام بھی کریں گے اور ان کے قاتل غداروں کی قبریں بھی تیار کریں گے۔ کچھ دیر بعد گوکتگ بھاگتا ہوا واپس آتا ہے، وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے سردار کرائل۔ یہ سن کر عثمان چونک جاتا ہے اور فوراً استبل کی طرف چل پڑتا ہے۔ عثمان استبل میں پہنچتا ہے تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ گھوڑے کا ایک حصہ اوپر لٹکا ہوا تھا اور دوسرا نیچے پڑا تھا۔ عثمان بہت غمگین ہو جاتا ہے